इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। आज पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहे हैं और तुर्की की छाती पर मूंग दली जा रही है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। पाकिस्तान और तुर्की के इस दुख की वजह है भारत और ग्रीस की मजबूत होती दोस्ती। ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों देशों के बीच हुई ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है और भारत और ग्रीस के बीच की दोस्ती बढ़ने का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट जो है वो किस तरह का और कहां कहां पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस दोस्ती से पाकिस्तान और तुर्की को जलन क्यों हो रही है, जल क्यों रही है उसकी। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत के दमकते सूरज की गवाही दे रही है। ये तस्वीर पश्चिमी दुनिया में भारत की बढ़ती दखल और दबदबे की कहानी सुना रही है। ये तस्वीर बता रही है कि आज भारत को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो शख्सियत आपको दिखाई दे रही है वो है हेलेनिक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर किरियाकोस मित्सोटाकिस। अच्छा, आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। हेलेनिक रिपब्लिक वो देश है जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस का ऑफिशियल नाम है। तो ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मित्सोटाकिस, वो 3 दिनों के दौरे पर भारत में हैं। पहले दिल्ली और फिर मुंबई विजिट करना है उनको। दिल्ली में उनकी मुलाकात जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और यहीं दोनों देशों के बीच एक नए संबंधों की और एक नए दौर की शुरुआत भी हुई। नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी तक रायसीना डायलॉग के 9th एडिशन का आयोजन किया गया। ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जिसमें ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसमें कई देशों के डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स हिस्सा लेते हैं। इस बार के रायसीना डायलॉग के चीफ गेस्ट हैं ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मित्सोटाकिस। मित्सोटाकिस मंगलवार यानी 20 फरवरी को अपनी 4 दिनों की ऑफिशियल विजिट पर भारत पहुंचे। नई दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। मित्सोटाकिस के वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछाए गए थे। अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रीस के पीएम मित्सोटाकिस का इस्तकबाल किया। पीएम मोदी और पीएम मित्सोटाकिस के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग नजर आई। मोदी मित्सोटाकिस को खुद लेकर रायसीना डायलॉग के मंच पर पहुंचे और यहीं वो ऐलान हुआ जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की आंख में कांटे की तरह चुभ गया। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हुए पीएम मित्सोटाकिस ने भारत और ग्रीस के बीच नए रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट की। मित्सोटाकिस ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। Mutual investment is a major goal of our bilateral relations. And I'm pleased to say that we already have a number of significant Greek investments here in India in many sectors, including food processing, led by one of our leading companies, Chipita, and infrastructure, maritime and air transport, logistics. One of our leading banks, Eurobank, is establishing its first office in India. But India is already investing heavily in Greece's infrastructure. Including the construction of the new airports by GMR on my home island of Crete. ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि दोनों देश बिजनेस के रास्ते एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। भारत और ग्रीस के बीच एक और करार हुआ है और वो है दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। यही ग्रीस और भारत के बीच हुई वो डील है जो वेस्ट में भारत के नए रोल को डिफाइन करने वाली है। एसोसिएटेड प्रेस की हेडलाइन देखिए। हेडलाइन बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर मित्सोटाकिस ने भारत से वैश्विक साझेदारी बनाने की अपील की है और वो भी तब जबकि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है। इस खबर को थोड़ा समझने की जरूरत है। दोस्तों, भारत और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच आपसी संबंधों को लेकर लंबी मीटिंग हुई। ये उसी मीटिंग की तस्वीर है। इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल के गाजा पर अटैक के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। देखिए, दुनिया जानती है कि दोनों मुद्दों पर भारत का स्टैंड क्या रहा है। पूरा वेस्ट रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो इजराइल के गाजा पर अटैक को लेकर वेस्ट डमाडोल रहता है। कभी उसे हमास का अटैक नजर आता है तो कभी गाजा में इजराइल के हमले से जो लोग मारे जा रहे हैं उन लोगों के नंबर्स दिखाई देते हैं।
लेकिन भारत का स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है। दोनों वॉर्स में उसने गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई हुई है। उसने रूस से भी लड़ाई खत्म करने की अपील की थी और इजराइल से भी शांति का रास्ता अपनाने की बात की। लेकिन दोनों ही मामलों में वेस्ट, खासतौर पर अमेरिका के दबाव में भारत नहीं आया। रूस से भारत ने अपने रिश्ते खराब नहीं किए, नहीं तोड़े। खबर तो यहां तक आ रही है कि ईयू इस वजह से भारत पर सैंक्शंस लगाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत का जो स्टैंड है वो भारत अपने स्टैंड पर कायम है। अब ऐसे में एक वेस्टर्न कंट्री, वो भी एक ऐसी कंट्री जो नाटो का मेंबर है, वो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही है। तो इसके क्या मायने देखते हैं? इसके मायने ये हैं कि वेस्ट ना तो भारत पर उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कोई दबाव बना सकता है, ना ही डरा सकता है और ना ही उसे इग्नोर कर सकता है। तभी तो मित्सोटाकिस भारत से ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। अब जरा ग्रीस के अखबार ग्रीक रिपोर्टर की इस हेडलाइन को देखिए। बताइए क्या कह रही है हेडलाइन? यह हेडलाइन बता रही है कि ग्रीस और भारत अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए हैं, यानी रणनीतिक और सामरिक साझेदार। भारत और ग्रीस के बीच इन समझौतों पर मुहर दोनों देशों के पीएम की मीटिंग में लगी। अब आपको सुनवाता हूं कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के साथ हुए समझौतों पर क्या कहा। For Greece, the strategic partnership between our two countries is of particular importance, and we will have the opportunity to discuss a wide range of topics, political consultations, strategic partnership, but also fostering our economic ties between our two economies. So it's a real privilege to be here, and I'm really looking forward to the discussions we will have with the Prime Minister. तो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर ने यह साफ कर दिया कि भारत आना, रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेना और दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि बिजनेस से लेकर स्पेस तक में दोनों देश अब एक साथ काम करने वाले हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा और दिशा देने के लिए कई नए अवसरों की पहचान की। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। 2030 यानी केवल 7 सालों में दोनों देश बायलैटरल ट्रेड को डबल करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच $2 बिलियन का ट्रेड होता है, जिसे अगले 7 सालों में $4 बिलियन करने का टारगेट है। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने जो कहा वो ना केवल सुनने बल्कि गौर करने वाली भी बात है। डिफेंस और सिक्योरिटी में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्किंग ग्रुप के गठन से हम डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसी साझा चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ा सकेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेटमेंट ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ सालों में ग्रीस और भारत के बीच डिफेंस सेक्टर में बहुत कुछ होने जा रहा है। दोस्तों, भारत और ग्रीस के जो रिलेशंस हैं वो आज के नहीं है, करीब 2500 साल से भी पुराने हैं। मौर्य साम्राज्य और ग्रीस के बीच कारोबारी रिश्ते की इतिहास भी पुष्टि करता है। 326 बीसी यानी ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। तब उसकी लड़ाई राजा पोरस
और अंबी से हुई थी। ये वही इलाका है जो आज पाकिस्तान कहा जाता है। सिकंदर दुनिया जीत कर आया था, लेकिन वो झेलम पार नहीं कर पाया। भारत जीतने का उसका सपना ही रह गया। तब के यूनान और अब के ग्रीस ने अपना राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसका नाम था मेगास्थनीज। भारत और ग्रीस के बीच संबंधों की और भी कई ऐतिहासिक कहानियां हैं। वापस लौटते हैं तो भारत और ग्रीस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर डील हो चुकी है। ग्रीस एक नाटो कंट्री है, वो यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर है, लेकिन भारत की नेवी और एयरफोर्स ग्रीस की नेवी और एयरफोर्स के साथ मिलिट्री ड्रिल करती आई है। और जाहिर है, नई दिल्ली में हुई दोनों देशों के इस डील के बाद अब इसमें और भी पॉजिटिव चेंजेस नजर आने वाले हैं। अब एक और बात बताता हूं, ये जो अभी भारत और ग्रीस के बीच डील हुई है ना, उसकी जो फाउंडेशन है, यानी उसकी जो नींव है, वो पिछले साल रखी गई थी जब पीएम मोदी ग्रीस गए थे। यह तस्वीर पिछले साल अगस्त की है। तब पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ग्रीस गए थे। पीएम मोदी का यह दौरा भारत और ग्रीस के संबंधों की नई शुरुआत थी। 40 साल बाद भारत का पीएम ग्रीस के विजिट पर गया था। तब ग्रीस ने पीएम मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। दोस्तों, ये केवल पीएम मोदी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। पीएम मोदी के इसी दौरे में ग्रीस के साथ नए सिरे से रिलेशनशिप को डेवलप करने पर सहमति बनी थी। इसमें भारत के साथ साथ ग्रीस को भी अपना फायदा नजर आ रहा था। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी की इस खबर को देखिए। यह पिछले साल की खबर है। लिखा है, ग्रीस यूरोप में भारत का गेटवे बनना चाहता है। कुछ ऐसी ही खबरें आज भी पब्लिश हो रही हैं। ग्रीस की मीडिया बता रही है कि यह डील ग्रीस को भारत के लिए यूरोप का गेटवे और भारत को ग्रीस के लिए एशिया का गेटवे बनाएगी। तो ये तो हुई भारत और ग्रीस के बीच नए रिलेशंस की शुरुआत की बात, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों देशों के बीच हुई इन डील से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को क्यों मिर्ची लग रही है। ऐसा ही सवाल 2023 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक खबर में भी उठाया गया था। एक्चुअली भारत ने जियोपॉलिटिक्स के मामले में ऐसी स्ट्रैटेजी दिखाई है जिससे दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान रह गए हैं। भारत रूस के रिलेशंस तो दुनिया जानती है। आर्मेनिया के साथ भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रिलेशन ऐसे कर लिए हैं कि आज अजरबैजान के साथ चल रही लड़ाई में वो भारत से लगातार हथियार खरीद रहा है। इस लड़ाई में पाकिस्तान और तुर्की आर्मेनिया के खिलाफ है। अब एक और चीज समझिए, ग्रीस और तुर्की के बीच बहुत पुराना बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट है। तुर्की कई बार ग्रीस पर अपना अग्रेशन दिखा चुका है। वहीं तुर्की कश्मीर मसले पर खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। ऐसे में अब भारत ने ग्रीस को भी अपने साथ मिलाकर सीधे तुर्की पर प्रेशर बना दिया है। ईरान के साथ भारत के रिलेशन पहले से ही मजबूत हैं, तो भारत ने अपनी इस स्ट्रैटेजी से तुर्की को 3 तरफ से घेर लिया है और इससे पाकिस्तान को भी चिढ़ मच रही है। तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमर चीमा, जरा उनकी बात सुन लीजिए। उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया है ग्रीस को इन्होंने, और बाकी दुनिया के लोग भी जो हैं वो आए हुए हैं, लेकिन ग्रीस को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया है। और जो ग्रीस के वज़ीर आज़म वहाँ पे बात कर गए हैं, वो तो इंडिया के लिए वो जिसे कहते हैं ना छक्के पे छक्का मार के गए हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो लीडिंग डेमोक्रेसी है ग्लोबल साउथ की, ये कंसेंसस बिल्डर है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता इंडिया इज़ ए कंसेंसस बिल्डर। उसकी वजह ये है कि इंडिया ने कहाँ कंसेंसस बिल्ड किया इस खित्ते में। India is taking a solo flight with its own preferred partners. India is ignoring Pakistan. अब भाई, जिस ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को दुनिया के बड़े बड़े देश जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं और उसमें भारत की भूमिका को भी पहचान रहे हैं, लेकिन कमर चीमा साहब को ये नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। खैर, या आप बताना नहीं चाहते, वो जानबूझकर छुपाना चाहते हैं। खैर, अब चीमा साहब का क्या करें, उनको तो काम है बोलने का। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान भी लाख चिढ़ते रहे, उनके चढ़ने से क्या फर्क पड़ता है। वो कहावत है ना कि हाथी चले बाजार, और आगे तो आप जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको मत भूलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की खबर है ये, और इसके परिणाम जो है वो बहुत दूरगामी हैं। और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप लोगों से प्रार्थना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, कम्युनिटी पे भी डाला हुआ है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की जो खबरें यहाँ पर छूट जाती हैं वो लगातार मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज बढ़ती रहे। यहाँ पे तो मान लीजिए 1-2 खबरें दी, लेकिन वहाँ पर लगातार खबरें मैं देता हूँ। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसको कम्युनिटी पोस्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा,
और जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।